सीताराम भाइयों बहनों। तो आज हम और आगे बढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वाले चैप्टर में। एंड आज हम नोट्स पढ़ रहे हैं ये जो नोट्स हैं ये अभी मैं आपको इसको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा क्या है, कैसे चीज़ क्या वर्क करती है। आप जल्दी से इसको लिख लो। मैं आपको 5 सेकंड के लिए बोलता 5 4 3 2 1 एंड आप इसको पॉज करके जल्दी से लिख लो। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही कंप्रेस्ड इन्फॉर्मेशन है। ये आपको काम आएगा जब आप लास्ट मिनट में आप रिवीजन कर रहे होंगे ऊपर ऊपर से। तो ये आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे देता है एंड इसकी डिटेल्स मतलब मैं आपको इतने अच्छे से याद करा दूंगा कि आप सीओई क्या होता है, ओएस क्या होता है, ये आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस कंफर्मेशन के लिए फॉर्मूला यही था ना, बस ये देखने के लिए आप जो है ये फॉर्मूला शीट आप देखोगे एंड ये 3 फॉर्मूलाज के ऊपर, ठीक है, इनकम मेथड, ये 3 मेथड्स के ऊपर, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इन 3 मेथड्स के ऊपर आप जो है इस चैप्टर को करने वाले हो। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को इन 3 मेथड्स के थ्रू मेजर करा जाता है कि सबसे पहले इनकम कितनी कमाई जा रही है। जितनी आप इनकम कमा रहे हो, मतलब कि आपने कुछ सामान बेचा तभी आप इनकम कमा रहे हो, कुछ सामान बेचा, कुछ सर्विसेज बेची, है ना, तो तभी आप इनकम कमा रहे हो। तो आप अगर कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो ही आप इनकम कमा रहे हो। तो जो आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो क्या वो जीडीपी में इंक्लूड होगी, क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी? द आंसर इज यस। ठीक है, कि आप जो इनकम कमा रहे हो वो सारी जो है नेशनल इनकम में ऐड होगी, है ना। तो आपकी इनकम से डिपेंड करता है कि नेशनल इनकम कितनी होगी। कि अगर आपके पास इनकम ज़्यादा आ रही है तो नेशनल इनकम भी ज़्यादा बनेगी, अगर इनकम कम है आपकी तो नेशनल इनकम भी कम बनेगी। ठीक है, और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे नहीं है। मैक्रो मतलब कि बड़ा व्यू, मैक्रो मतलब कि बड़ा व्यू। आपने 11th में पढ़ी थी माइक्रो, ठीक है, 11th में माइक्रो थी, उसमें डिमांड एंड सप्लाई आपने पढ़ी है। तो वो एक बहुत ही बेस मतलब वो था आपका एक हाउस होल्ड लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे आपने पढ़ा था डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ग्रॉस लेवल पे पढ़ते हैं, बड़े लेवल पे पढ़े, ग्रॉस मतलब बड़ा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बड़े लेवल पे इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, पूरे कंट्री के हिसाब से इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। इसीलिए अगर पूरे कंट्री में लोग इनकम ज्यादा अर्न करेंगे मतलब नेशनल इनकम ज्यादा बनेगी। ठीक है जी। अब है फिर एक एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ पे हम सारे सेक्टर्स का एक्सपेंडिचर देख लेते हैं कि इस इकोनॉमी में सारे लेवल्स ने कितना एक्सपेंडिचर करा। कि जैसे ये मान लो इकोनॉमी का पूल है, ठीक है, इसमें एक्सपेंडिचर करा प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट फर्म्स ने, ठीक है। फिर इसमें एक्सपेंडिचर करा गवर्नमेंट ने, ठीक है, गवर्नमेंट ने। फिर इसमें एक्सपेंडिचर करा हाउस होल्ड्स ने। फिर इसमें एक्सपेंडिचर करा फॉरेन सेक्टर ने, यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉरेन एक्सपेंडिचर, फॉरेन सेक्टर, है ना। तो ये चारों लोगों का जो एक्सपेंडिचर है उसको देख लेते हैं। देखो इनकम और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस नहीं है बहुत, ठीक, अगर हम एक लॉजिकल लेवल पे समझे तो, ठीक है। बुक में जो मर्जी लिखाओ, बट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपने इनकम कमाई तो किसी ने एक्सपेंडिचर करा तभी तो आपको इनकम मिली। अगर मैं डॉक्टर हूँ और मैंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी किसी बंदे को तो वो एक्सपेंडिचर करेगा ना, मेरे को पैसा देगा तभी तो मैं उसका इलाज करूंगा ना, है कि नहीं। हालांकि एथिक्स नहीं है, बट आज तो देखो ऐसे ही काम करते हैं डॉक्टर सारे कि आप पैसा दोगे तो आपका इलाज होएगा वरना नहीं होएगा, है ना। बट ये गलत बात है, देखो समझना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, सोशल वेलफेयर बाद में देखेंगे। तो इनकम ले लो, चाहे आपने उतने लेवल का मान लो गुड्स एंड वैल्यूज, उतने वैल्यू की आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी इकोनॉमी में, ठीक है, तो आपको इनकम आएगी। या इकोनॉमी में उतने लेवल की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई कि किसी ने एक्सपेंडिचर करा। देखो जितनी, मैं मान लो डॉक्टर हूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई सोशल वेलफेयर छोड़ो साइड में, कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने पैसा कमाया, मैंने 100 रुपीज लिए, तो मेरी 100 रुपीज इनकम हुई और सामने वाले के लिए 100 रुपीज एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। तो बात तो एक ही है, चाहे आप 100 रुपीज एक्सपेंडिचर ले लो या 100 रुपीज इनकम ले लो, निकलनी तो फिर भी नेशनल इनकम ही है। एट द एंड ऑफ द डे निकलनी तो नेशनल इनकम भी है।
कि आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो कोई गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने के लिए तो एक्सपेंडिचर करोगे ना, और वो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू किधर हमारी आएगी, नेशनल इनकम में आएगी, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर मेथड का, कि आप एक्सपेंडिचर करोगे गुड्स एंड सर्विसेज को लेके करोगे, इनकम कमाओगे, कोई गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड इनकम कमाओगे। वैल्यू एडेड मेथड, ये बड़ा पुराना मेथड है, हमने बहुत पहले पढ़ लिया था, ठीक है, सदियों पहले पढ़ लिया था, ठीक है, कुछ क्लास पहले जाओगे मिल जाएगा। तो ये था वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता था कि हम हर सेक्टर की, जैसे हमने धोती बनानी है, धोती की शुरुआत कैसे होगी, कॉटन का फार्मर है, कॉटन के फार्मर ने आगे थ्रेड बनाने वाले को कॉटन बेची, ठीक है, फिर उसके बाद आगे थ्रेड बनाने वाले ने फिर आगे क्लॉथ बनाने वाले को बेची, फिर क्लॉथ वाले ने फिर आगे धोती बनाने वाले को बेची। तो उसमें अपना अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते जाते हैं, ठीक है। और जब हम इन सबका प्रॉफिट सम कर देते हैं, सिग्मा कर देते हैं, समीशन कर देते हैं, सिग्मा मेल है ना, समीशन कर देते हैं, तो जब हम सारी की सारी प्रॉफिट्स का समीशन कर देते हैं तो वो इक्वल हो जाता है फाइनल गुड की वैल्यू के बराबर। जो समीशन ऑफ वैल्यू एडिशन होता है वो फाइनल गुड के प्राइस के बराबर बनता है, ठीक है। तो वैल्यू एडेड मेथड, सबका प्रॉफिट ऐड कर लो, वो भी आप उससे भी आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो। तो ये 3 तरीके हैं नेशनल इनकम निकालने के। अब डिस्कस करते हैं तीनों को। तो भाई बहनों आप डिटेल में इसको याद करेंगे, अच्छे से समझेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5 4 3 2 1। अब हम समझते हैं इनकम मेथड को। तो भाइयों बहनों अब समझते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज माने COE की। सर ये तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ही बड़ा है, इतना सारा याद करना पड़ेगा? तो आंसर है यस, ये याद हो जाएगा, याद करना नहीं पड़ेगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के ये हैं पेट नेम्स। पेट नेम्स पहला एम्प्लॉय कंपनसेशन, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक ही बात है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड आपका एम्योलमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। एम्योलमेंट माने की तनख्वाह देना, ठीक है, वही बात हो गई यार। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वही अपना कैश में देना। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड्स, यानी कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज सैलरीज के बदले दे देना, कि मतलब सैलरी जैसे मान लो मेरी सैलरी 10,000 रुपये और मेरा जो बॉस है वो कहता है भैया इस बार हम तुम्हारे को 8,000 रुपये दे रहे हैं, 2,000 रुपये की हम तुम्हारे को घड़ी ले देते हैं, ठीक है। मेरा जो बॉस है वो कहता है 2,000 रुपये की हम तुम्हारे को घड़ी ले देते हैं, तो वो हो जाएगा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड्स। अब वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड के एग्जांपल्स होते हैं रेंट फ्री क्वार्टर्स, कि मतलब रेंट आपको बिल्डिंग दे देंगे रहने के लिए और आपको रेंट नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बदले आपकी सैलरी से, मतलब सैलरीज के ऊपर होता है, ये सैलरीज तो मिल ही रही है, साथ साथ रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है, यानी कि रेंट दिए बगैर एक बड़े से बंगले में रहने को मिल रहा है, ठीक है। फिर है फ्री एंड सब्सिडाइज मील्स, फ्री और फ्री का खाना मिलता है आपको, ठीक है। आपको शेफ दे देंगे कि ये शेफ आपको खाना खिला के देगा, खाना बना के देगा, ठीक है। और थर्ड है फ्री यूनिफॉर्म प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, कि फ्री यूनिफॉर्म बांट रही ऑर्गेनाइजेशन, कपड़े एक काइंड की तरह है ना, एक गुड की तरह है, तो कपड़े भी बांट सकती है। अब ये सर्विसेज हम देखते हैं, ये उनको मिलती है जो लालटेन वाली गाड़ियाँ होती हैं, यानी कि जो मिनिस्टर्स की गाड़ियाँ होती है ना, तो मिनिस्टर्स को ये सब चीज़ें मिलती है, जैसे कि उनको जो है बिना रेंट के बड़े बड़े बंगले में रहने को मिलता है ना। सब्सिडाइज्ड फ्री का क्या, उनको मतलब उनकी सैलरीज बहुत अच्छी होती है तो उनको फ्री सब्सिडाइज मील्स मिलते नहीं है, ठीक है। बट फिर उन्हें बहुत चीज़ें मिलती है, मेडिकल असिस्टेंस मिल जाती है, मेडिकल हेल्प हो गया, मेडिकल मेडिकल उनका सारा फ्री होता है। किसी भी बढ़िया हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, सारा बिल जो है गवर्नमेंट पे करेगी, तो उनको काफ़ी सारी इस तरीके की चीज़ें होती है, मिलती है इन कैश एंड इन काइंड्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में। तो काइंड मतलब ये हो गया कि सैलरीज के बदले में, एक्स्ट्रा सैलरी के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज देंगे, और कैश है तो मिल ही रहा है, ठीक है ना। तो ये है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में, ठीक है। काम करते हैं, ऐसे टाइम वेस्ट होएगा, है ना। स्लाइड लगा देते हैं। तो भाइयों बहनों ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। इसको याद करने का तरीका बताते हैं। देखो पढ़ा तो
कोई भी टीचर देगा इसे। इसको याद करने का तरीका हर कोई टीचर नहीं बताता। तो याद करने का तरीका क्या है? COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देखो हमने पढ़ा था कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये लोग जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चीजें जो है एक इकोनॉमी में पैसा कमाती हैं, ठीक है। तो इनकम मेथड में इनकी चर्चा काहे नहीं होगी, है ना। ये लोग तो कहेंगे ना जलवा है हमारा, है कि नहीं। तो ये लोग जो हैं इसके मतलब हीरोज है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लैंड की, कैपिटल की और एंटरप्रेन्योर की, ठीक है। रॉयल्टी का आपको भी समझेंगे। तो आप कहोगे भैया लेबर कहाँ गया? लेबर ये रहा भाई बहनों, COE में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। लेबर का पैसा दे दिया, कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, वो पैसा दे दिया, ठीक है। लेबर को अलग कर दिया, लेबर को अलग कर दिया, ठीक है। तो लेबर को अलग कर दिया और कमाने वालों को अलग कर दिया। लेबर जो है वो पैसा कम कमाती है एज कंपेयर टू बिग एंटरप्रेन्योर्स। एक एंटरप्रेन्योर है 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो लेबर को कितना देगा? 5,000, 6,000, 10,000, ठीक है। तो एक लेबर एक एंटरप्रेन्योर के मुकाबले में, लैंड के मुकाबले में, कैपिटल के मुकाबले में काफी कम कमाती है। आपने जमीन खरीद ली, मान लो 1 एकड़ जमीन खरीदी आपने दिल्ली में, पोर्श एरिया में, है, वहां पे आपने मकान बनवा दिया, वहां पे आपने जो है कोलैबोरेशन के थ्रू आपने बड़ी सी बिल्डिंग बना दी और अब आप पूरी बिल्डिंग में रेंट खा रहे हो। तो आप बैठे बैठे रेंट खा रहे हो, आपको कोई लेबर नहीं करनी पड़ रही, है ना। और एक बंदा जो लेबर कर रहा है, जो पूरी दिन रात मेहनत कर रहा है, उससे ज्यादा तो आप रेंट ही कमा लोगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, ठीक है। रेंट ज्यादा है। देखो यहाँ पे ना इनकम बढ़ती जा रही है, ये इंक्रीजिंग स्केल है। ऐसे समझो, मैंने कैसे करा था, मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। ये इंक्रीजिंग सेल है, मतलब जैसे बोलते थे ना असेंडिंग ऑर्डर, कि 0, 1, 2, 4, 10, 100 ऐसे नंबर्स बढ़ते जाते थे असेंडिंग ऑर्डर में। ये भी असेंडिंग ऑर्डर ही है भाइयों बहनों, ये भी असेंडिंग ऑर्डर है। बट किसके मामले में? इनकम के मामले। सबसे कम इनकम कौन कमाता है? एम्प्लॉइज कमाते हैं। फिर उससे ज्यादा कौन कमाता है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। फिर उससे ज्यादा कौन कमाते हैं? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम भी समझेंगे, मिक्स्ड इनकम वाले इससे ज्यादा कमाते हैं, ठीक है। तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आ जाता है OS में, ठीक है। अभी MI भी समझेंगे। MI वाले जो है ना, ये OS से ज्यादा कमाते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस से ज्यादा कमाते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के भी इसमें जो है 3 पार्ट्स होते हैं। प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स का एक पार्ट जाता है टैक्सेस में, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट का एक पार्ट चले जाता है, एक पार्ट चले जाता है टैक्सेस में। मतलब प्रॉफिट के, देखो प्रॉफिट जो है यहाँ पे बापू है, प्रॉफिट यहाँ पे बापू है, कॉर्पोरेट टैक्स इसका बच्चा है। मतलब प्रॉफिट सबसे पहले आएगा, फिर ही तो कॉर्पोरेट टैक्स पे करोगे, फिर ही तो ना इनकम टैक्स पे करोगे, है कि नहीं। इनकम टैक्स, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट्स और बढ़ते हैं डिविडेंड्स में, ठीक है। डिविडेंड्स में, डिविडेंड्स भी सब हेड है, प्रॉफिट्स मेजर हेड है। कि अगर प्रॉफिट गिवन है और उसके बाद आपने आपको कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स और एक है रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखी है, कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है, एक सेकेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, रिटेन अर्निंग्स दी हुई है, डिविडेंड्स दे रखे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है और प्रॉफिट्स भी दे रखा है। तो आप सिर्फ प्रॉफिट ऐड करोगे, इन सबको भूल जाओगे, इनको नजर भी नहीं मारनी है, इनको इग्नोर करना है। अगर प्रॉफिट्स दे रखा है और कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स, रिटेन अर्निंग्स ये भी दी हुई है, तो इन सबको भूल जाना है। सिर्फ प्रॉफिट जो लिखा हुआ है उसको आपको कर देना है, उसको आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। बट अगर प्रॉफिट्स गिवन नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स, रिटेन अर्निंग्स, इनमें से कुछ गिवन है, तो उसको
ऐड कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो इनके कुछ और नाम हैं, ठीक है। डिविडेंड को और भी एक तरीके से बोलते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर्स में। ये शेयर होल्डर भी जो है वो भी तो मालिक है ना, आपकी कंपनी का मालिक है ना शेयर होल्डर भी, तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स मिलते हैं शेयर होल्डर्स को, तो पता ही है यार, ये थोड़ी लिखेंगे, ठीक है ना। और प्रॉफिट टैक्स हो गया, बिजनेस टैक्स हो गया, यहाँ पे एक प्रॉफिट टैक्स, इसको प्रॉफिट टैक्स ही बोल सकते हैं, एक प्रॉफिट के ऊपर लगने वाला टैक्स, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे, मतलब मैंने तो ऐसे ही करा था, यहाँ पे टैक्स पढ़ा, ठीक है, फिर पीछे हमने इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा था, हम इन दोनों में मिक्स हो गए थे, मतलब मेरा माइंड जो है इस वाले टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में मिक्स हो गया था, ठीक है। तो भाइयों बहनों समझो कि वो थे इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, ये डिफरेंस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाया जाता है थ्रू शॉपकीपर्स, जो शॉपकीपर है उसको बिस्कुट पड़ता है लाइक 7 रुपये का, पार्ले जी का बिस्कुट है जो 10 रुपये का बिकता है मार्केट में, उसको बिस्कुट पड़ता है 7 रुपये का, वो अपना प्रॉफिट लगाता है 8 रुपये का, ठीक है, 1 रुपया प्रॉफिट रख के चलता है। और जो बाकी के 2 रुपये हैं, ठीक है, 10 रुपये का बिस्कुट है ना, बाकी के 2 रुपये उसको देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो उसने वो टैक्स कहाँ से वसूला, हम कंज्यूमर से। तो वो टैक्स लगा किस पे, बियर किसने करा वो टैक्स, हम कंज्यूमर ने बियर करा, दुकानदार ने तो कमाया ही है, 1 रुपया कमाया ही है उसने, और साथ में उसने टैक्स किससे वसूला, हमसे वसूला। तो दुकानदार इनडायरेक्टली हमसे टैक्स वसूल रहा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स वसूल रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट चिट्ठी लिख के भेज रही है आपको, भाई साहब ये इतना इनकम टैक्स आप हमारे को पे कर दीजिए, वरना आपकी ब्लैक इनकम मान ली जाएगी, रेड लगा देंगे आपके घर पे, है ना। तो ये डायरेक्टली गवर्नमेंट मांगती है, और वो इनडायरेक्टली मांगती है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली मांगती है इसलिए उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स, और इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों टैक्सेस में, कि कई बार मतलब मैंने कंफ्यूज कर लिया था कि ये वो टैक्स की तरह तो नहीं है, उस टैक्स की तरह नहीं है, ठीक है। ये प्रॉफिट के ऊपर लग रहा है, पहले आपने प्रॉफिट कमा लिया फिर लग रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट के साथ लगता है जो इनडायरेक्ट टैक्स हो रहा है, आप प्रॉफिट भी उसी समय कमा रहे हो और टैक्स भी उसी समय पे कर रहे हो, ठीक है। वो उस तरीके से चलता है। बात करते हैं, अच्छा हाँ, प्रॉफिट टैक्स एक बार इसे समझा देते, चलो मेरी इच्छा हो रही समझाने की। 10 रुपए का सोप है ये, ठीक है, 7 रुपए का दुकानदार को मिला, 1 रुपए का प्रॉफिट है, ₹1 का प्रॉफिट है, और 2 रुपए का जीएसटी है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स स्लैश इनडायरेक्ट टैक्स। जो प्रॉफिट टैक्स है वो इसके ऊपर लग रहा है, प्रॉफिट टैक्स इसके ऊपर लग रहा है, 1 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर लग रहा है, कि आपने 1 रुपए कमाया तो उसमें से सरकार आपसे 10 पैसा मांग लेगी, ठीक है, या 20 पैसा मांग लेगी, 30 पैसा मांग लेगी। बट ये जो प्रॉफिट है, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये एकदम साथ, अब ये 10 रुपए का आपने बिस्कुट बेचा कंज्यूमर को, ये कंज्यूमर को आपने बिस्कुट बेचा 10 रुपए का, तो उसी समय आपने टैक्स की वसूली भी कर ली और उसी समय आपने प्रॉफिट की वसूली भी कर ली, ठीक है। उसी समय आपने टैक्स की वसूली भी कर ली और उसी समय आपने प्रॉफिट की वसूली भी कर ली, और जो प्रॉफिट टैक्स है वो आपके 1 रुपए प्रॉफिट पे भी लगा है। मतलब आप सरकार की नजरें देखो कितनी तेज है, कितनी तेज नजर है सरकार की। पहले तो हमारी सेल के ऊपर अपना टैक्स लगा दी, फिर उसके बाद हमारे प्रॉफिट भी नहीं छोड़ा इन्होंने। मतलब गवर्नमेंट इतनी शातिर है, हमारा प्रॉफिट पे भी नजरें बना के बैठी हुई है, ये प्रॉफिट कमाए, इसके प्रॉफिट में से भी हम पैसा निकालेंगे, समझ रहे हो। तो ये गुस्सा आता है देख के, ठीक है ना। तो अब कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे समझते हैं प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक पार्ट जो है प्रॉफिट का टैक्स में चलेगा, एक पार्ट जो है डिविडेंड्स बट जाएंगे लोगों को, एक पार्ट जो है रिटेन अर्निंग्स में रह जाएगा, ठीक है। इसके नाम देख लेते हैं, इसको बोलेंगे भाइयों बहनों
इसके लिए। अब हम बात करें रिटेन अर्निंग्स की, इसको प्रेम से क्या बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, इसको प्रेम से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सरप्लस रिजर्व, कॉर्पोरेट सेविंग, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ये आप नाम लिख लो इसके, यहाँ पे जगह नहीं है, या एक काम करते हैं जगह बना देते हैं, ठीक है जी। ये देखो यहाँ पे इसके पेट नेम्स लिख देते हैं, पेट नेम्स, ठीक है। रिटेन अर्निंग्स के पेट नेम्स आपके हो जाएंगे, एक तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, एक आपका हो गया सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है, सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। और आपका हो जाएगा सरप्लस रिजर्व, इसका एक जो है सरप्लस रिजर्व भी आएगा, ठीक है। तो ये सब नाम है, सरप्लस रिजर्व, कॉर्पोरेट सेविंग, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये भी इसका एक पेट नेम है। तो ये 3-4 इसके पेट नेम्स हैं। ये बहुत ज्यादा यूज होते नहीं है, याद हो गया नहीं हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। रिटेन अर्निंग्स वैसे दिया हुआ होता है, रिटेन अर्निंग्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये दो नाम तो याद होने ही होने चाहिए। ट्राई कर लेना, हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो ज़्यादा सिर पे माथा कपी करने वाली बात नहीं है, ठीक है। कहीं पैटर्न नेम भी तुम इसका नाम बना दो, ये अलग है, ठीक है, ये हमारा ह्यूमर है, ठीक है, ह्यूमर एडिड। तो सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है, और सरप्लस रिजर्व, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मतलब लॉजिकली देखो तो सारी बातें सेम ही है। तो अब हमने जो है प्रॉफिट्स पढ़ लिया, हमने COE पढ़ लिया, OS पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं मिक्स्ड इनकम, ठीक है। आज थोड़ी क्लास जल्दी ख़त्म करेंगे, ठीक है, तो जल्दी से आप कर लो। 5 4 3 2 1 कर देते हैं, ठीक है। 5 4 3 2 1 जल्दी से नोट डाउन कर लो, कर लेते हैं, फिर आगे MI की तरफ बढ़ते हैं। हाँ सीताराम। अब बात करते हैं हम MI की, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसे बोला जाता है बड़े प्रेम से, ठीक है। अब बात करते हैं हम मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है भाइयों बहनों। अब ये क्या होता है, ये होता है कि एक इंडिविजुअल है, वो रेंट भी कमा रहा है, वो और डॉक्टर है, मान लो डॉक्टर है, तो वो पेशेंट से भी कमा रहा है, वो रेंट भी कमा रहा है, उसने ऊपर वाला फ्लोर रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है। उसने कैपिटल लगाई हुई है किसी फर्म में, किसी स्टार्टअप में, वहाँ से इंटरेस्ट भी कमा रहा है, ठीक है ना। तो एक इंसान जो है 2-3 फैक्टर सर्विसेज भी तो प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर जो है, एक डॉक्टर जो है उसको रेंट मिल सकता है, रेंट कहीं से मिल सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट भी मिल सकता है कि उसने पैसा बड़ा कमा के जोड़ लिया और फिर उसने कोई फर्म में डाल दिया, कोई स्टार्टअप में लगा दिया, वहाँ से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट भी मिल सकता है अगर वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स यूज़ करे और एक्सपेंशन करे, है ना, तो प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, ठीक है ना। लैंड लेबर,
लेबर तो प्रोवाइड कर ही रहा है एक तरीके से, है ना। तो लेबर एक तरीके से वो प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको जो है क्या कहते हैं उसको, एक तरीके से फीस तो उसको वैसे मिल ही रही है, एक तरीके से लेबर भी प्रोवाइड कर रहा है। तो एक इंसान लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर अगर सब कुछ प्रोवाइड करेगा तो क्या वो इनकम अलग अलग रखेगा अपनी? मान लो आपका घर है, ठीक है, टूट तो नहीं गया, हाँ, आपका मान लो घर है, ठीक है, आपको रेंट भी आ रहा है, इंटरेस्ट भी आ रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है, फीस भी आ रही है कहीं से, ठीक है, फीस एंड फाइन्स भी आ रही है, फाइन्स तो खैर गवर्नमेंट को मिलते हैं, बट फीस आ रही है किसी चीज़ की। तो आपको ये सब चीज़ें आ रही है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर से। तो क्या आप घर में उसको अलग अलग रखोगे कि भैया ये लैंड से आई, ये कैपिटल से आई, ये एंटरप्रेन्योर से आई, ये लेबर से आई? अलग अलग तो नहीं रखोगे ना, सबको एक ही जगह जाके सम अप करोगे ना, एक ही जगह जहाँ पे जाके रखोगे ना। बस वो आपने इनकम को मिक्स कर दिया और हमने भी बना दिया मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। देखने में आशीष चंचलानी की वीडियो लग रही होगी, बट रियलिटी यही है कि इसी को जब आप सारी इनकम को मिक्स कर देते हो तो वो आता है आपका मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, अब समझ लेते हैं इसको और एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। दे रखा है, देख लेते हैं भाइयों बहनों एक बार ना। ये जो है ना ये आपको डायरेक्टली गिवन होगा, अगर नहीं गिवन हो क्वेश्चन में पर्टिकुलर्स में, अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं गिवन हो तो जीरो लेट करनी होती है। ठीक है, एमआई का कुछ दे नहीं रखा। तो मिक्स इनकम का यही मतलब होता है कि आप जो है अलग अलग फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करके अलग अलग फैक्टर इनकम लाते हो घर में, ठीक है, और उसको मिक्स कर देते हो तो बन जाता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, सिंपल बात है एकदम। अब आगे चलते हैं, थोड़े क्वेश्चन भी कर लेते हैं, है ना भैया। इससे अच्छा सर आपने ये तो बताया नहीं, ये इनकम मेथड से निकलेगा क्या भैया? COE प्लस OS प्लस MI हमने ऐड कर दिया, इससे होएगा क्या? इससे जादू होएगा, इससे जादू होएगा और आपका निकलेगा डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, इसमें आप NFIA ऐड करोगे तो आपका निकलेगा नेशनल इनकम। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, इससे आपका निकलता है डोमेस्टिक इनकम, इसमें आप NFIA ऐड करोगे तो आपका निकलेगा नेशनल इनकम। कुछ चीज़ें जो है कंफर्म करने वाली होती है। इससे तो आपका डोमेस्टिक इनकम मिलता है, ये तो मेरे को श्योर है और मैंने कई बार पढ़ रखा है। मैं देख रहा हूँ अगले के लिए एक्सपेंडिचर मेथड के लिए, एक्सपेंडिचर मेथड से आपका निकलता है GDP। अच्छा, यहाँ से GDP निकलेगा। इसे हाँ GDP निकलेगा। ठीक है भाई बहनों, समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार मैं ये देख रहा था कि एक्सपेंडिचर मेथड से भी तो डोमेस्टिक इनकम नहीं निकलेगा, हो जाती थी कई बार जो है ना मिक्स हो जाती चीज़ें। तो इससे आपका निकलेगा क्या? निकलेगा NBPFC, माने कि नेशनल इनकम। ठीक है, इससे आपकी निकलेगी नेशनल इनकम। अब इसके देख लेते कुछ न्यूमेरिकल्स को लल्लू पंजू से कर लेते हैं भैया। न्यूमेरिकल्स तो हैं, छोटे मोटे कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स को, है ना। ठीक है जी। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम इसके न्यूमेरिकल समझ लेते हैं कुछ। अब जैसे एक न्यूमेरिकल यहाँ पे गिवन है, कैलकुलेट OS, कैलकुलेट OS निकालने के लिए देखो आपको रॉयल्टी दे रखी है, रॉयल्टी। अच्छा, रॉयल्टी तो बताया ही नहीं आपको, है ना, गलती हो गई हमसे, सॉरी आपके लिए। रॉयल्टी होता है कि आपने कैसे बताएं, रॉयल्टी आप लगा लो जैसे आपने माइन खरीदी ली, आपने पूरी सोने की खदान खरीद ली। अब ये जो है ना ये बड़े लेवल पे देखने को मिलता है, अदर कंट्रीज में ऐसा होता है, कंट्रीज में ऐसा डील होता है कि जैसे
मान लो ईरान है, ईरान के पास ऑयल रिजर्व है काफ़ी सारे। ऑयल रिजर्व बनाने के लिए आपको क्या चाहिए ना कि आपको ज़मीन खोदनी पड़ती है वहाँ पे। ज़मीन खोदोगे तो आपको तेल निकलेगा। भारत में ज़मीन खोदोगे आपको पानी मिलेगा, ईरान में ज़मीन खोदोगे आपको तेल मिलेगा। बट ज़मीन खोदने के लिए आपको चाहिए होती है मशीनरी। मशीनरी के लिए आपको जो है मशीनरी बाहर से मंगवानी पड़ेगी, बाहर के लोगों से सेक्टर सर्विसेज लेनी होगी। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये सब चाहिए होगा, ठीक है। लैंड तो चलो नहीं चाहिए होगा, बाकी लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये सब चीज़ों की तो ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ पर मशीन लगानी है खोदने की, ठीक है ना। तो ईरान जो आपके जो लैंड है वो तो ईरान के पास है ना, उसकी ओनरशिप तो ईरान के पास है। बट ईरान क्या कहेगा कि भैया आप ना हमारे यहाँ से तेल निकालो और उसके बदले में हमारे को रॉयल्टी दे देना। रॉयल्टी माने कि हमारे को कुछ, हमारे से यहाँ से तेल निकाल के जाओ, लेकिन उसके बदले में हमारे को कुछ पैसे दे देना। सारी मशीनें आपकी होगी, सारा खर्चा तेल निकालने का आपका होगा। कम निकला आपकी टेंशन, ज़्यादा निकला आपकी टेंशन, ठीक है। सब कुछ हम आपको समर्पित कर देते हैं, लेकिन जितना भी तेल निकला कि मतलब 1 लीटर तेल पे आप हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 10 रुपये दे देना, ठीक है। 1 लीटर तेल पे हमारे को ज़्यादा नहीं तो 5 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 20 रुपये इतना दे देना, ठीक है। तो वो हो जाती है एक तरीके की रॉयल्टी, ठीक है। तो रॉयल्टी दे रखी है यहाँ पे 160 रॉयल्टी दे रखी है। 160 रुपीज़ करोड़ नहीं लगा रहे, दिमाग खराब होता है, ठीक है। बाकी आप लगाना चाहो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। रॉयल्टी, रेंट एंड इंटरेस्ट, रेंट एंड इंटरेस्ट दे रखा है 800। फिर उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट जिसमें से टैक्स लग चुका है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐसा प्रॉफिट जिसमें टैक्स लग चुका है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका हो गया 600, ठीक है। फिर आपके पास है डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड, डिविडेंड दे रखा है 150। फिर उसके बाद है बिजनेस टैक्स, ठीक है। कोई भी टैक्स लगा लो, कॉर्पोरेट टैक्स है, आपका इनकम टैक्स, जो टैक्स लगाना चाहो यहाँ पे आप लगा सकते हो। बिजनेस, हम यहाँ पे बिजनेस टैक्स लगाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट टैक्स भी रख सकते हो, जो टैक्स मन में आए। जीएसटी, वैट, सेस छोड़ के, जो टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स छोड़ के, इनडायरेक्ट टैक्सेस छोड़ के जो टैक्स मन में आए लगा दो, ठीक है। तो बिजनेस टैक्स हो गया। बिजनेस टैक्स है यहाँ पे 50 रुपया। डिविडेंड है 150 रुपये का, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 600 रुपये का। और रेंट एंड इंटरेस्ट है हमारे पास 800। रॉयल्टी है 160। रेंट, इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, देखो याद कर लो। और रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, RRIP, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इसको जो है ना जीभ में याद कर लो, जीभ की मसल्स में याद कर लो, ठीक है। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ऐसे याद हो जाता है। सही बता रहा हूँ मैं, जब अजीब लगता है ना जब बोलने में कुछ चीज़, तो वो आपको याद हो जाती है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करनी। कोई चीज़ दिमाग में थोड़ी सी अजीब लगेगी, आपको याद हो जाएगा। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो आप ऐसा याद कर सकते हो, बड़ा फनी तरीका है। बट मेरे लिए तो एकदम सरप्राइजिंग ये चीज़ बहुत सही तरीके से काम करती है, ठीक है। तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, रेंट एंड इंटरेस्ट हमारे को दिया हुआ है 800। पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट्स, ठीक है। रेंट और इंटरेस्ट मिला के बन जाएगा आपका 800, प्लस रॉयल्टी आपकी बन जाएगी 160, प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे गेम शुरू होता है भाइयों बहनों। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें टैक्स लग चुका है, यानी कि टोटल प्रॉफिट माइनस टैक्स, ठीक है। टोटल प्रॉफिट माइनस टैक्स, तो 600 और इसमें ब्रैकेट लगाएंगे। अब आप कहोगे भैया क्या ये 150 भी ऐड करेंगे? नहीं भाइयों बहनों, 150 हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि डिविडेंड जो है एक पार्ट है प्रॉफिट का, प्रॉफिट बापू है, ठीक है, जिसमें से हमने अभी टैक्स हटाया हुआ है। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे को जो है टैक्स ऐड करना पड़ेगा। तो 600 जमा 50, तो ये बन जाएगा 650। तो ये 650 में आपने 60 लगा दिया,
650, 710, 710, 810, 810, 1610 इज इक्वल्स टू 1610। यही आंसर है। आंसर तो मैंने इसमें नहीं कर रखा, करा हुआ है। ये देखो मेरे से क्या गलती हुई है, ये देखो मैंने क्या कर दिया ना, मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने जो गलती करी है, जो सर ने यहाँ पे मार्क करी है मेरे, कि मैंने डिविडेंड भी ऐड कर दिया। ठीक है, हाँ डिविडेंड भी ऐड कर दिया। ये देखो भाई बहनों, आपको ऐसी गलती नहीं करनी। मैंने करी थी अपने टाइम पे, बट आपको ऐसी गलती नहीं करनी। ये देखो मेरी नोटबुक है, ये रहा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सेकंड आंसर है ये। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट में मैंने ऊपर नोट भी लिखा है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, कि प्रॉफिट में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, सारे तरीके के जो प्रॉफिट है, जैसे कि आपका डिविडेंड हो गया, रिटेन अर्निंग्स हो गया, और आपका जो है टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, सब आ जाता है। बट यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी कि टैक्स लग चुका है, इसलिए हमने टैक्स अलग से ऐड करा है। वरना अगर यहाँ पे लिखा होता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, तो हम डिविडेंड भी ऐड करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जो लिखा था हमने उस हिसाब से क्वेश्चन करा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी चली गई है, ये चैप्टर हो जाए फिर हम एक साथ क्वेश्चन इसके करेंगे। लाइट भी चली गई है, चलो लाइट ही चली गई अब तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप ट्राई करते रहो, अपना लेवल बढ़ाते रहो, लर्निंग बढ़ाते रहो। थैंक यू, बाय बाय।